तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे हैं। मैं प्राची मैम फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी को कराने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का अनसॉल्व सॉल्व, जो कि इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देख के आए तो आप पार्ट 1 भी देख के आए, क्योंकि आपका अनसॉल्व सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं कहती हूँ आप केवल अनसॉल्व सॉल्व कर लीजिए। 2024 का, 23 का, 22 का, 3 साल का कर लीजिए। फिर भी आप 70 में से आप 60 प्लस नंबर तो ला ही लेंगे। 70 में से आप 60 प्लस नंबर तो अनसॉल्व से ही ला लेंगे, इतनी गारंटी मैं लेती हूँ। और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आपके पास अनसॉल्व है, आप वहाँ से मैच कराइए क्वेश्चंस को और खुद सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो हम तो सोल्यूशन बताते ही हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है मैम मेहनत कर रही हैं तो आप शेयर भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन उसमें पढ़ चुके थे तीन क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का सारा पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न खंड दा का प्रश्नोत्तर संख्या 4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है, यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और दिया है आपको दो वैल्यू दिया गया है, जिसकी पहली वैल्यू है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 आपको दिया है। क्वेश्चन कर रहा है, एक कांच को यदि हम पतले प्रिज्म के जल में डुबा दें तो हमको सिद्ध करना है जो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण है वो 1/4 रह जाएगा। कितना? 1/4 रह जाएगा। हमको दो वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमको जो दिया है, और आप क्या करेंगे एग्जाम में खंड दा डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, 4 का प्रश्न नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट दिया है लिखेंगे, और दिया है आप विधिवत लिखेंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, तो आपको लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, जिसको हम ANG से कहते हैं, और हमको दिया कितनी वैल्यू है, 3/2 दिया है। उसके बाद में हमको दिया है दूसरा वाला वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पर क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। कितना दिया है? 4/3। दो वैल्यू दिया गया है। अब तीसरी वैल्यू हम खुद से निकालेंगे। तीसरी वैल्यू निकालेंगे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसका? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। जो कांच का होता है, जो सापेक्ष होता है, वो आगे लिखा जाता है। किसके सापेक्ष निकालना है? जल के सापेक्ष, आगे लिखा है W। और कांच का निकालना है तो G को ग्लास होता है, इसको हम पीछे लिखते हैं। तो ये होता है हमारा ANG। हम यहाँ से निकालेंगे क्या? ANG बटे में ANW। ठीक है, क्या हो जाएगा? WNG इक्वल टू ANG बटे ANW। तो यहाँ से हमको ANG पता है, ANG कितना है? 3/2 है। उसके बाद में ANW कितना है हमारा? 4/3 है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल जो हमको कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा वो मिलेगा 9/8। कितना मिलेगा? 9/8। ये हम निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, निकालना है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होता है, विचलन कोण का जो सूत्र होता है वो होता है, विचलन कोण को हम इसे लिखते हैं लेमडा डेल्टा एम से लिखते हैं। तो डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट में और बाहर क्या ए। ये क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण एक बार जल का निकालेंगे, एक बार हम लोग जल का निकालेंगे, एक बार हम वायु का निकालेंगे। तो जल का विचलन कोण निकालेंगे तो यहाँ पर डेल्टा और W रखेंगे। W मतलब वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला इसी हिसाब से WNG-1 इन ब्रैकेट में बाहर क्या है? A है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं, WNG को अभी लिखे थे ना, WNG को हम लिख सकते हैं क्या? ANG और बटे में क्या? ANW-1 और ब्रैकेट के बाहर क्या? A। और इसकी वैल्यू अभी हम लोग लेके आए हैं। इसकी वैल्यू अभी हम लोग लेके आए हैं। कितना? 9/8-1 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा? यहाँ पे A हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है? जल में विचलन कोण। फिर हम क्या निकालेंगे? वायु में विचलन कोण। जल में विचलन कोण निकालेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। वायु में विचलन कोण निकालेंगे, क्वेश्चन सेकंड मानेंगे। फिर दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। हम लोग जो भी प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे वो हमको मिलेगा यहाँ से A/8।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a/8 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे वायु में विचलन कोण। तो वायु के लिए हम क्या लिखेंगे, एयर लिखा जाता है। यहाँ पर डेल्टा एयर इक्वल टू ANG-1 ये हम लिखेंगे। ब्रेकर के बाहर यहाँ भी क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जानते हैं वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू है ANG की वैल्यू कितनी है 3/2 -1 ब्रेकर के बाहर क्या है, ए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करने पे मिलेगी a/2। कितना मिलेगी, a/2। क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, a/2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समीकरण इसको 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 में डेल्टा W है और यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, इक्वल में ये कितना है, a/8 है और ये कितना है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना है, a/2। ठीक है, यही है, डिवाइड कर दिए हम लोग। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनली यहाँ से मिलेगा कितना, यहाँ से मिलेगा 1/4। ठीक है, 1/4। इसका देख लीजिए कैसे मिला। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला, 2a मिला और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया कितना मिला, 8a मिला। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/4। कितना, 1/4। ठीक है, और इसको हम उधर भेजेंगे तो हमको फाइनली जो मिल जाएगा वो मिलेगा डेल्टा W इक्वल टू यहाँ पे कितना 1/4 और डेल्टा ए। देखिए आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ यही करना था कि वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो वायु के सापेक्ष क्या हो गया है, 1/4। हमको ये आंसर हमारा मिल गया है। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आप ऐसे एग्जाम में विधिवत सवाल करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और जो आज का अगला क्वेश्चन है चौथे का खा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, पूछ रहा है विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना करनी है हमको कि विस्थापन धारा है क्या कुल मिला के, तथा इसके और चालन धारा के बीच हमको क्या करना है, कालांतर की ज्ञात करना, कालांतर बताना है हमको। आप हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा डालने के बाद हेडिंग बनाएंगे आप विस्थापन धारा। क्या हेडिंग बनाएंगे आप, विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा में आप बताएंगे विस्थापन धारा होती क्या है। तो ध्यान समझिए, आप बोलेंगे विस्थापन धारा के बारे में मैक्सवेल ने बताया हुआ है और बताया क्या है, लिखेंगे मैक्सवेल के अनुसार। अब मैक्सवेल ने क्या बताया उसके आगे देखिएगा, मैक्सवेल के अनुसार किसी चालन में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। मतलब जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि चालक में प्रवाहित जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण हमको क्या प्राप्त होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इन्होंने ये बताया है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने ये बताया है कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस प्रकार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उस धारा के समतुल्य होता है जिसका प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ये सेंटेंस किसका है, क्या बताया है, विस्थापन धारा के बारे में मैक्सवेल ने बताया। उसके आगे क्या बोले हैं, यह धारा उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करती है जिस प्रकार चालन में प्रवाहित होने वाली धारा। अतः किसी परावैद्युत माध्यम में इस प्रकार उत्पन्न होने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। आप विस्थापन धारा को यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। ठीक है, इनका कहना यह था कि अगर कोई चालक है, ठीक है, मान लो कोई चालक है, चालक हम लोग जानते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। अगर कोई चालक है और इसमें हम धारा प्रवाह कर रहे हैं, धारा विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं,
और हम जानते हैं जब विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वही इन्होंने बताया है मैक्सवेल ने कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये अपना जो पूरा है ये सेंटेंस क्या कौन बताया है, मैक्सवेल बताया है। और मैक्सवेल यहाँ पे विस्थापन धारा की परिभाषा भी इसी में आ गई है। अब हेडिंग आप बनाएंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता के ऊपर ही। आप लिखेंगे विस्थापन धारा रिक्त स्थान के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण तरंगों के प्रसार में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह समय के साथ विद्युत अभिवाह में परिवर्तन का कारण उत्पन्न होती है। आप बताएंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता के ऊपर ही आप बोलेंगे विस्थापन धारा रिक्त स्थान में, जहां पर खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान में माध्यम के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार केंद्रिका में भूमिका निभाती है। यह समय के साथ विद्युत अभिवाह परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या था, इसी में विद्युत धारा व चालन के बीच हमको कलांतर बताना है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विस्थापन धारा और कलांतर के बीच जो विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आप पूरा इतना ओवरऑल लिखेंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब कितने बच्चे होते हैं इससे भी ज्यादा छोटा कर देते हैं, इतना छोटा ऑलरेडी हम लिखवाए हैं, इससे भी ज्यादा छोटा, इससे छोटा नहीं करना। हम ऑलरेडी आपको जितना नंबर इसमें 3 नंबर मिलना है उतना तो हम लिखवा ही दिए आपको, 3 नंबर लाइव क्वेश्चन। तो आपको इतना लिख के आना है तभी आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो 3 अंक आपको नहीं मिलेगा। या इतना ध्यान दीजिएगा, आप पूरा आपको जैसे हम लिखवा रहे हैं सेम ऐसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे, विधिवत कहीं और से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जितना लिखवाए उतना आप लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए इसको भी आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का गा है। इन सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों को करा चुके हैं पहले भी, जो आपको हम सीरीज चला रहे थे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आपको जितने अति लघु उत्तरीय हैं 2022 के, 23 के और 24 के, वो सारे करा चुके हैं। और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में भी हम सारे ईयर को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप उन सब क्लास को नहीं देखे, उस सब क्लास को आप जरूर जाकर देखे आइए, क्योंकि वहां पर एक तरफ से आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप उसको नोट करिए, तैयार कीजिए, तब आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर वो सारी क्लासेस आपको देख लिए तो आपको अनसॉल्व सॉल्व करने में ऐसा लगेगा हाँ मैम हमारी तैयारी पहले भी अच्छी करा चुकी है। उन सारी क्लासेस को आप देखिए, उसके बाद इन सबको देखिए, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, सब आप लिख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, आप खुद जो लोग पढ़ चुके होंगे उस क्लास को, आपको लोगों लग रहा होगा हाँ सारे क्वेश्चन जो मैम आपको कराई हैं, तैयारी कराई है, वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और यही सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे देखने को। बस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये ना हो कि हाँ मैम आपको बता दी हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी आप छोड़ के आए, तो वो आपकी गलती होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। अब नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, इसको हमको एग्जाम्पल सहित बताना है। आप अपने एग्जाम में हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का गा, उसके बाद में हेडिंग बनाएंगे नाभिकीय विखंडन। लिखेंगे नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक हल्के न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक जो होता है एक हल्के न्यूट्रॉन को ग्रहण करके 2 समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाम से ये विखंडित होना मतलब टूटना। तो यहाँ पर एक भारी नाभिक में यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु भार होता है 235 235 और एक न्यूट्रॉन को ग्रहण किया है। देखो न्यूट्रॉन को ग्रहण किया है, न्यूट्रॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 0 होता है, परमाणु भार 1 होता है। तो यहाँ पर 92 का 92 वैसे ही है और 235 का 236 हो गया। एक न्यूट्रॉन को ग्रहण किया 236 हो गया और ये 236 जो है 2 समान परमाणु भार वाले हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या बना है, बेरियम में टूटा हुआ है और साथ में क्या क्रिप्टॉन में टूटा हुआ है और साथ में 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर निकला है और प्लस में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। तो
जो भारी नाभिक है हल्के नाभिक को ग्रहण करके बना यूरेनियम 236, और ये भारी नाभिक भी क्या करता है, यहाँ पर दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हल्के नाभिक में बेरियम है और क्या क्रिप्टॉन है। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है, परमाणु भार 148 होता है, इसका 36 और परमाणु भार कितना 88, और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आप लिखेंगे नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान क्षय होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का ह्रास होता है, द्रव्यमान क्षय होता है। यही द्रव्यमान आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण के अनुसार जो होता, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E=, डेल्टा E=mc² में परिवर्तित हो जाती है। जो इस ऊर्जा इसमें निर्मुक्त होती है, निकलती है, वो आइंस्टीन के अनुसार E=mc² में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप किसके बारे में लिखेंगे, नाभिकीय विखंडन के बारे में लिखेंगे। और 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। आप हेडिंग बनाएंगे, आप नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन तो आप समझा दिए एग्जाम्पल सहित, आप समझाएंगे आप नाभिकीय संलयन। संलयन क्या है, यहाँ पर संलयन मतलब होता है जुड़ना, विखंडन मतलब होता है टूटना। तब यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट करना है, जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर, अब यहाँ पर क्या होंगे, दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर मतलब जोड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान से क्या होता है, के योग से कम होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया में जो भारी नाभिकों का द्रव्यमान होता है, जो इधर का जो भारी नाभिकों का द्रव्यमान होता है, वो उसका जो योग होता है, योग करने पर जो फाइनली जो द्रव्यमान मिलता है नाभिक का, उससे क्या होता है, कम होता है। और द्रव्यमान की यह क्षति क्या होती है, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में होती है। जो द्रव्यमान की ह्रास होती है वो ऊर्जा के रूप में होती है। यानी कि यहाँ पर दो हल्के नाभिक मिले, दो हल्के नाभिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम और हाइड्रोजन का ही समस्थानिक क्या, ड्यूटेरियम, दोनों मिले और दोनों मिल करके किसका निर्माण किए, यहाँ पर एक भारी नाभिक यानी कि बड़े नाभिक का, यानी कि हीलियम का, किसका 2He4 का, और साथ में 0 न्यूट्रॉन यानी कि 1 न्यूट्रॉन निकलेगा, 0 न्यूट्रॉन निकलेगा, और इतना 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, निर्मुक्त होगी। तो ये इसका क्या था, एग्जाम्पल था, क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। तो आप ये एग्जाम्पल भी इसका क्या करेंगे, एग्जाम में अपने लिख करके आएंगे। ये आप पूरा प्रोसेस करेंगे तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा। एकदम विधिवत बना के नहीं लिखना है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है विधिवत, और आपको अच्छे से लिख करके आना है, तब आपको पूरा यहाँ पर फुल नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम हट जा रहे हैं और आप अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों को करा चुके हैं। क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घ। क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगी, और आपको जी की वैल्यू दिया गया है 10 मीटर/सेकंड हमको रखनी है। यानी कि एक गोली है जिसको हम P बोल रहे हैं, ठीक है, इसका द्रव्यमान हमको दिया गया है। ये संतुलन अवस्था में दो आवेश मतलब एक ऋण प्लेट और एक धन प्लेट के बीच में स्थिर लटकी हुई है, ठीक है, संतुलन अवस्था में ये लटकी हुई है, मतलब हवा में, वायु में ये लटकी हुई है। और हमको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गणना करनी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमको वोल्टेज भी दिया गया है, 1000 वोल्ट यहाँ पर है, होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 1000 वोल्ट, और यहाँ पर इसकी लंबाई भी दिया गया हमको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना हमको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। हमको क्या क्या दिया उसको हम लिख लेते हैं। हमको दिया है गोली का द्रव्यमान, क्या दिया है, गोली का द्रव्यमान। तो गोली का द्रव्यमान कितना दिया है,
3.2 यानी कि यम की वैल्यू दी गई है हमको, कितना, यम की वैल्यू। तो यम बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 3 थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, एक सेकेंड, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान यम इक्वल टू हमको दिया है, गोली का द्रव्यमान m इक्वल टू हमको दिया है 3.2, सॉरी यहाँ हमको दिया है 3.2 गुणे 10⁻⁻15 किलोग्राम दिया है। आई बात समझ में। उसके बाद में हमको प्लेटों के मध्य हम ये जानते हैं, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E का जो सूत्र होता है वो होता है V/D। क्या होता है, E इक्वल टू हम जानते हैं V/D होता है। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1000 है। पहले हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संतुलन की अवस्था, अभी हम बताएंगे संतुलन की अवस्था क्या होती है। संतुलन की अवस्था वो होगी जब गोली यहाँ पर लटकी हुई होती है। संतुलन की अवस्था का मतलब होता है QE बराबर mg होना चाहिए, QE बराबर mg होना चाहिए, ठीक है। ये होता है संतुलन अवस्था की कंडीशन। तो हमको E की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, V/D होता है। तो V की वैल्यू कितना है, 1000, और यहाँ पर D की वैल्यू हमको, D दूरी दी गई है, और दूरी हम किसमें, यहाँ पर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देना आपको, दूरी हमको किस में दी गई, यहाँ पर हमको यहाँ पर दूरी सेंटीमीटर में, हमको मीटर में रखनी है, 2 × 10⁻2 यहाँ पर हम रख देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ और मीटर, वोल्ट और मीटर इनवर्स, ये हमको मिलेगा। किसका मात्रक मिलेगा, E की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम लिखते हैं संतुलन की अवस्था में, क्या लिखते हैं, संतुलन की कंडीशन, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था कंडीशन ये होती है कि जो QE है, जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, क्या QE, वो mg के बराबर, नीचे जो फोर्स लग रहा है mg के बराबर होना चाहिए। ये होती है किसकी कंडीशन, ये होती है कंडीशन, संतुलन अवस्था की कंडीशन होती है। अब यहाँ से हमको पहले हम Q का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। हम पहले यहाँ से Q का मान निकालेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा क्या, mg/, में क्या हो जाएगा, ये E हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू हमको पता है, सारी वैल्यू हम रख देते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू सवाल में दिया गया था 3.2 × 10⁻15 बटे में, यहाँ पर किसकी वैल्यू दिया गया है, हमको G की वैल्यू हमको पता है, सवाल में दिया है 10, और E की वैल्यू अभी निकालने हैं। E की वैल्यू कितने निकाले हैं, 5 × 10⁴ निकाले हैं, ठीक है। इसको हमको सबको कैलकुलेट करना है, और हम जब सबको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो सबको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पे 3.2 × 2 × 10⁻, यहाँ पर कर देंगे हम -19, ये इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व आउट किए थे, इतना आप रहने दीजिए, 3.2 × 10 कितना, -19 हम इसको यहाँ पर वैसे के वैसे रहने देते हैं। और Q का मान निकालें, तो Q का मान क्या होता है, कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्यों निकालें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, N की वैल्यू चाहिए। और हम ये भी जानते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब हम ये भी जानते हैं Q बराबर होता है Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne। Q की वैल्यू हमको पता है, E की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और N की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा Q/E, क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी दिया गया है, 3.2 × 10⁻19, और बटे में E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻, का होता है क्या, 19, ये होती है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो पूरी का पूरा दशमलव कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 का नम 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि फाइनली जो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगी, 4 मिलेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, हमको गोली का द्रव्यमान दिया गया था, और हम जानते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। पहले E बराबर होता है V/D, तो V की वैल्यू सवाल में दिया गया था 1000 बटे में 2 × 10⁻²। यहाँ पर इसकी दूरी यानी कि मोटाई दी गई थी, D की दूरी दी गई है, और सेंटीमीटर में थी, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसको डिवाइड किए, भाग किए, तो हमको ये मिला,
उसके बाद में यहाँ पे संतुलन की अवस्था कंडीशन लगाए, क्योंकि यहाँ पर सवाल बोला है कि जो गोली है ये संतुलन मतलब हवा में लटकी हुई है। संतुलन अवस्था यानी कि एक ऊपर फोर्स लग रहा है QE का और एक नीचे वैद्युत क्षेत्र, यानी कि एक फार्मूला पढ़े थे F इक्वल टू QE और यहाँ पे F इक्वल टू क्या mg नीचे की ओर। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। संतुलन की अवस्था कंडीशन का मतलब ये है कि जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा तो ये जो गोली है वो संतुलन अवस्था में क्या होगी, टिकी हुई होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे QE इक्वल टू mg और यहाँ पे हम Q की वैल्यू पहले निकालेंगे। जब हम Q की वैल्यू ये इतना निकाल के लाएंगे तो हमको निकालना है n, कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे। तो हमको n का मान निकालना है, तो QE बराबर ne का सूत्र लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व आउट करना है, आप इसको नोट कर ले, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अंका। इसके बाद ये खंड दा भी हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, हमको बताना विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं, इनका संचरण आरेख बनाकर बनाइए और संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाना है हमको। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है आपको बताना है। तो आपको लिखना ये है, मैक्सवेल मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से उस परिपथ से ऊर्जा तरंगे के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती हैं। इस तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको याद कर सकते हैं कि मैक्सवेल वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब भी किसी भी वैद्युत परिपथ में बहुत उच्च आवृत्ति से धारा जो होती है बदलती है, बहुत उच्च आवृत्ति से धारा बदलती है, अर्थात जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग जो उच्च आवृत्ति के दोलन उत्पन्न होते हैं, उस परिपथ द्वारा ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर जिस भी परिपथ में उच्च आवृत्ति से धारा बदलती है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें जो दोलन होते हैं बहुत उच्च होते हैं, उसमें ऊर्जा जो होती है ऊर्जा निकलती है। भाई कोई कार्य हो रहा है किसी भी परिपथ में उच्च आवृत्ति से धारा बह रही है, उसमें कोई कार्य हो रहा है तो ऊर्जा उसमें निर्मुक्त होगी। जो उस परिपथ से ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में चारों ओर क्या होती है, प्रसारित यानी कि फैलने लगती है। इस तरंगों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और हमको उससे आगे बोला था इनका संचरण आरेख बनेगा। तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आरेख है, जिसमें हमको विद्युत क्षेत्र जिसको हम E से डिनोट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम इसे B से डिनोट करते हैं, इसके हमको आयाम को भी दिखाना। आयाम मतलब होता है एक साइड कितना ज्यादा, जैसे ये तरंगों की संचरण की दिशा है, ये ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा ये है कि एक साइड का जो आयाम होता है, एक मतलब कितना उच्चतम, जिस भी यहाँ पर शीर्ष जो बोलते हैं वहां पर जितना अधिकतम पहुंच रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो लाइन है ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है और ये जो लाइन है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का संचार कुछ लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र और तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो तरंग का संचार होता है वो एक दूसरे के लंबवत होता है। तो ये देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र जस्ट उसके अपोजिट चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन जो चल रही है पहली वाली, ये वैद्युत क्षेत्र है, और जो नीचे नीचे उसके साथ साथ चल रही है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ये जो आपका पूरा ग्राफ है संचरण की दिशा यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ये ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र, फिर यहाँ पर नीचे जा रहा है यही वैद्युत क्षेत्र, फिर यहाँ पर ऊपर जा रहा है वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर ये नीचे आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र और फिर ऊपर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इसके लंबवत चलता है। चुंबकीय क्षेत्र अगर आगे आगे चलेगा तो वैद्युत क्षेत्र उसके पीछे पीछे चलेगा, या फिर वैद्युत क्षेत्र आगे आगे चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसके जस्ट अपोजिट चलेगा।
तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 4 के सभी खंड को, यानी कि का से लेकर के अंगा तक सभी खंड को हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आपको लग रहा है मैम इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा लिखो, फिर उसको आपको समझाओ, फिर उसको रेज करो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, मतलब लिखने में आधे घंटे की क्लास कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं बनाने में, इसको रिकॉर्ड करने में, फिर उसको अपलोड करने में भी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब एक क्लास के पीछे 4 से 5 घंटे का समय पूरा लॉस होता है। तो अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और कमेंट भी किया करिए क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो। और आप सारी क्लासेस को देखिए, आपको सारी क्लासेस में बेनिफिट मिलेंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तो आपके नंबर भी एग्जाम में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।